हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10वीं के विज्ञान का पेपर जिसका कोड है 824 IL। ये 2024 के लिए तीसरा सेट है और इस सेट का आज हम पहला भाग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। 20 विकल्पों का सीरीज है जिसमें से 7 विकल्प भौतिक विज्ञान के खंड के हैं। सवाल है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। आभासी प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दोनों दर्पण से बनता है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण ही बनाता है, तो ये इसका विकल्प सही है। दूसरा सवाल है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो लेंस में उत्तल और अवतल दोनों बनाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे है साइज में बड़ा करने की, तो साइज में बड़ा केवल उत्तल लेंस कर सकता है। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण प्रकीर्णन है। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में सबसे अधिक रफ्तार से चलती है। और उसके बाद अगला सवाल है यहाँ, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। मतलब तीनों प्रतिरोधों में कौन सी चीज कॉमन होगी। तो तीनों में से हर एक में विद्युत धारा का मान एक समान रहेगा। अगला सवाल दिया है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा जो होगी वो चालक के और साथ में दिशा दोनों के लंबवत होगी। ये 7 जो सवाल थे ये थे भौतिक विज्ञान के। और उसके बाद 6 सवाल रहते हैं रसायन विज्ञान के विकल्प में। एल्केन का सामान्य सूत्र होता CnH2n+2, यानी कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक एल्केन होता है। निम्न में से समजातीय श्रेणी मतलब एक ही टाइप के सूत्रों वाली श्रेणी इसमें से कौन सी है। एक ही टाइप के नेचर की चीज कौन सी है। जैसे पहला C2H4 जो दिया है, इसमें देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ये एल्कीन है। और यहाँ पे एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड है। दूसरे में HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड है। इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये एल्कोहल है और ये कीटोन है। तो यहाँ पे ये दूसरा और चौथा अलग वैरायटी के हैं, लेकिन पहला समजातीय और तीसरा। तो ये डी वाले विकल्प में क्या लिखा, पहला एवं तीसरा दोनों समजातीय श्रेणी, तो ये डी वाला विकल्प सही है। 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सी ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है। तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो जो पोटेशियम है ये पानी से अभिक्रिया करके क्षार बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देती है। तो ये सी वाला विकल्प सही है। 0 pH विलेन होता है। तो 0 से लेकर के 7 से कम की जो भी वैल्यू होती है वो अम्लीय होती है, उसके बाद उदासीन, फिर क्षार। तो ये वाली वैल्यू अम्लीय के लिए है। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संयोजन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। सोडियम का यहाँ पे एसीटेट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही, मेथेन गैस बाहर आ रहा है और Na2CO3 बन रहा है। तो यहाँ पे आप बैलेंस करके चेक करो कि कौन सा चीज इसमें से गायब है। तो आइए यहाँ पे एक एक चीज को हम चेक करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं कार्बन को। यहाँ एक और एक 2 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है। यहाँ पे देखिए एक ये और एक ये 2 कार्बन, और इस साइड में देखिए पूरा का पूरा एक ही कार्बन है। तो इसको तो हम नंबर से बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन की तादाद देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको भी हमें नंबर से बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इस साइड 3 और एक 4 है। अब इसमें से कौन सा चीज गायब हो गया। तो इसमें से जो गायब होने वाला चीज है वो ये है
जब आप बी वाले को इसके भीतर रखोगे, सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तब मेथेन गैस बाहर आती है, साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये अभिक्रिया कभी कभी भरने के लिए आता है या फिर कहा जाता है कि इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखो। तो इसमें आपको NaOH भरना है और NaOH भरने के बाद आप देखोगे तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है, और यहाँ से जो है वो जीव विज्ञान का खंड है, जिसमें से 7 सवाल होते हैं। 7 भौतिक के सवाल, 6 रसायन विज्ञान के और 7 जीव विज्ञान के खंड से लिए जाते हैं। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, और जाइलम का काम जल का स्थानांतरण होता है। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मुख से ही पचना भोजन शुरू हो जाता है। ये विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसमें जो जिब्रेलिन दिया हुआ है ये पादप हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। निम्न में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? परागकण। पुष्प जनन अंग का या पुष्प का जनन अंग कौन सा है? जायांग है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है अल्ट्रावायलेट या फिर पराबैंगनी किरणों से। ये कुल 20 वैकल्पिक प्रश्न हुए। उसके बाद यहाँ पे भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल टाइप सवाल हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। सवाल में है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताओ कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर और कहाँ बनेगा। ये सवाल नंबर 21 है। इस सवाल में उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। अब चूंकि दर्पण गोलीय जो होते हैं उनकी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसमें फोकस दूरी जो होगा वो 4 का आधा होगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं। सवाल में दिया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या संकेत R लिख देते हैं और दूरी 4 मीटर की है। दर्पण उत्तल है इसलिए यहाँ पे चिन्ह प्लस में लिखेंगे इसलिए फोकस दूरी F की वैल्यू होगी R/2 यानी होगा 2 मीटर। ये इसकी फोकस दूरी हो गया। किसी समय कहा है 8 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु था। वस्तु की दूरी को साइन U से लिखते हैं और U की वैल्यू नेगेटिव होगी माइनस में 8 मीटर। प्रतिबिंब के बारे में पूछा है तो उसके लिए हम दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/F = 1/V - 1/U। तो यहाँ से हम V की ही वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है, सॉरी। 1/V = होगा 1/F - 1/U। चाहे तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 1/U = U - F/UF, या V की वैल्यू होगी UF/U - F। इसी में हम सारी वैल्यू रख देंगे। U की वैल्यू -8 और F की वैल्यू है 2। -8 - F की वैल्यू 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 16 और माइनस में 10, ये होगा 1.6 मीटर। अब चूंकि ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के अब दूसरी तरफ बनेगा। और दर्पण में अगर जो U और V के साइन अपोजिट आ जाए तो समझ जाओ कि फिगर यहाँ पे आभासी बनने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगर इसमें प्रकृति पूछा जाता है तो हम यहाँ पे प्रकृति आभासी लिखते। कभी कभी आवर्धन भी पूछा जाता है तो हम प्रतिबिंब की दूरी और बटे वस्तु की दूरी करते हैं तो आवर्धन मिल जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी पर तक वस्तु देख सकने के लिए किस प्रकृति और किस फोकस का लेंस लगाना होगा। ये है सवाल नंबर 22। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो चाहे जिस दृष्टि दोष से पीड़ित हो, आपको ये नहीं देखना है, आपको अपने सवाल पर ही ध्यान देना है। सवाल में कहा वो ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर तक ही देख सकता है, उसके आगे उसे दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब यह है अगर हमें उसे दूर की वस्तु देखना है तो जो लेंस लगाना होगा उस लेंस को इमेज लाके 80 मीटर पर रख देना होगा, तभी वो चीज देख पाएगा। तो इस सवाल के लिए u की वैल्यू -इन्फिनिटी होगी और v की वैल्यू -80 मीटर होगी और f निकालना है। सूत्र होगा 1/f = 1/v माइनस माइनस, यहाँ पे u रहेगा, अब सारी वैल्यू रखेंगे। 1/v की वैल्यू -80 माइनस में -इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो फोकस दूरी होगी -80 मीटर। अब चूंकि फोकस दूरी माइनस आई है इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लेंस है वो अवतल लेंस होगा, लेकिन इसलिए 80 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त होगा। अगला सवाल दिखाते हैं हम आपको, सवाल नंबर 23। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो ये है सवाल नंबर 23। ये फ्लेमिंग का जो दाएं बाएं हाथ का नियम है बहुत सिंपल है, बस इसे बनाना आसान है, आपको आना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको रखना है, तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। ऐसे कुछ बना देते हैं यहाँ पे समझने के लिए केवल। ये अंगूठा या अंगुष्ठा कह सकते हैं, ये तर्जनी, ये मध्यमा। अगर आप फिगर ड्रा करोगे तो फिगर आप बंद मुट्ठी आपको बनानी पड़ेगी ऐसे करके, और उसके बाद एक ये उंगली बनानी पड़ेगी आपको, और उसके बाद इसी में एक ये फोल्ड करके बनाना पड़ेगा और एक ये थंब बनाना पड़ेगा। ये चीज यहाँ यहीं से आपको फोल्ड करके बनाना है। तो ये तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अंगूठा या अंगूठा कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने बना दिया। जो अंगूठा होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, और ये चुंबकीय क्षेत्र को और ये धारा को, विद्युत धारा। सिंपल आप एक चीज याद रखना, FBI ये चीज, ये तीनों उंगलियों के लिए है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। अगर हम अपनी तीनों उंगलियां बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस तरह से रखें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, और अगर हम तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखेंगे और मध्यमा को विद्युत धारा की तरफ, तो यह दिशा दिखाएगा चालक पर लगने वाले बल को। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ जो F है ये फोर्स है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो
यूनिट होता है, या जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल बनाया गया है ये बी है, और जो आई है यह करंट है। और उसके बाद इसमें कहा गया है कि धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक पर जो लगने वाला बल है, चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर निर्भर करता है, विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच के कोण पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है, चालक पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। इन सभी चीजों पर ये बल निर्भर करता है। लिख देते हैं, एफ डिपेंड करता है बी पर, एफ डिपेंड होता है आई पर, और एफ डिपेंड होता है चालक की लंबाई पर, और एफ डिपेंड होता है साइन थीटा पर, यानी जो एंगल बनता है। इन सभी चीजों पर चुंबकीय बल निर्भर करता है। उसके बाद भी देखते हैं कोई सवाल बचा है क्या। ये है सवाल नंबर 24, जो कि 6 अंक का होता है। इसमें से दो में से कोई एक करना है। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। तो इस पर पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट ही तैयार है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उस पर, और उस चैप्टर के सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ पे जाके इसको सीखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से जो चित्र बनाते हैं कैसे, वो आपको समझाया गया है। अगला सवाल है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, सेल में से प्रवाहित धारा और 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र हम बना देते हैं। ये जो 24वें का ऑप्शनल है, ये 24वें का ऑप्शनल, जीरो 0.8 ओम, और यहाँ पे 6 ओम, 2 ओम, और यहाँ पे सेल लिया है 12 वोल्ट का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें प्रतिरोधों का एक नाम देंगे, R1 R2, हम इसको R3 दे देते हैं। R1 R2 चित्र के हिसाब से समांतर क्रम में है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। R1 कामा R2 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका प्रतिरोध, अब समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है उसका सूत्र होता है उनका गुणनफल बटे उनका योगफल। तो 6 गुणे 2 बटे 6 धन 2, 6 दूनी 12, 6 2 8, 12 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बटे 2 यानी 1.5 ओम। जोड़ने पर इतना आएगा। अब यहाँ पे R3 के साथ वो श्रेणी क्रम में है लिखेंगे, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जिसको हम R इक्विवेलेंट कहते हैं, वो होगा 0.8 धन 1.5, जोड़ने पर आएगा 2.3 ओम। ये इसका हो जाएगा कुल प्रतिरोध। अब साथ में इसमें एक और चीज पूछा था, सेल से प्रवाहित धारा, यानी परिणामी धारा जिसको कहते हैं। सेल से प्रवाहित धारा I बराबर होगा V बटे R इक्विवेलेंट। V बटे R इक्विवेलेंट के लिए टोटल वोल्टेज 12 है और टोटल रेजिस्टेंस 2.3, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 120 बटे 23 एम्पेयर। चाहे तो आप इसको डिवाइड भी करें। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे 20 2500 और 20 छक 120, चूँकि 23 है तो 5 से थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें कहा है कि 0.8 ओम वाले में धारा, तो इसमें धारा पूछा, इसमें तो इसमें जो धारा होगा, जो संपूर्ण परिपथ की धारा, वही इसमें होगी। धारा नहीं सारी, उसमें विभवांतर पूछा था, तो लिखेंगे 0.8 ओम में विभवांतर, या 8 ओम के सिरे में विभवांतर।
बराबर होगा 120/23। ये करंट है और रेजिस्टेंस 0.8। तो दशमलव और जीरो जब आपस में मिलेंगे एक अंक है तो ये जीरो गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा 96/23 वोल्ट। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है भौतिक विज्ञान का खंड। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। साथ में एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जो भी चैप्टर है यहाँ पे या जो भी सवाल है, हर एक सवाल के मतलब जो किस चैप्टर से वो लिए गए हैं, पूरे चैप्टर का सलूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरी किताब का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के टॉपिक में। धन्यवाद।